Myself, K.K. Mehta, civil engineer, DVC, done my master degree from IIT Durgapur. Have experience of 13 years in the field of construction and maintenance of thermal power plant. Today, I am going to discuss you about the introductory part of the working stress method design of RCC structures. RCC structures हम किसे कहेंगे और RCC structures हमारी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी सिविल इंजीनियरिंग में और क्या क्या हमारी बेसिक इनपुट चाहिए एक RCC स्ट्रक्चर्स को WSM यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड डिज़ाइन को अडॉप्ट करते हुए वो सब चीज़ें इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि RCC का जो डिज़ाइन है, RCC का मतलब क्या होता है। तो द मीनिंग ऑफ RCC इज reinforced cement concrete. This is the you can say the full form of RCC. और जब भी हम RCC का डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें एक कोड फॉलो करनी पड़ती है and the code we will be following is that IS 456-2000 and this code is called the Bible of Civil Engineers. और वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अलावे हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड फॉर डिज़ाइन ऑफ RCC कंक्रीट। अगर आप देखेंगे तो वर्किंग स्ट्रेस के अलावे हमारे पास दो मेथड्स और हैं। एक हमारे क्या है अल्टीमेट लोड मेथड है और दूसरा हमारा क्या लिमिट स्टेट मेथड है। तो सबसे पहले जब इंडिया हो या किसी भी कंट्री हो वहाँ पर अगर स्ट्रक्चर्स की डिज़ाइन स्टार्ट हुई है तो WSM को फॉलो करते हुए हम लोग किए हैं और WSM की अगर कुछ ड्रॉबैक है तो कुछ एडवांटेज हैं तो उनको लेते हुए हम लोगों ने दूसरी मेथड को एक तरह से यू कैन से डेवलप किया। उसके बाद हम लोगों ने लिमिट स्टेट को फाइनली डेवलप किया और अभी प्रेजेंटली वी आर फॉलोइंग लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर्स। लेकिन मैं आज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे पास तो तीन मेथड हैं। फर्स्ट मेथड इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड, सेकेंड मेथड इज माई अल्टीमेट लोड एंड थर्ड वन इज द लिमिट स्टेट। अभी भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स सिविल इंजीनियरिंग के लिमिट स्टेट तो एडवांस मेथड है, उसके बावजूद भी वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हम लोग डिज़ाइन करते हैं। इसका क्या रीज़न मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट आई WSM की, ये कॉन्सेप्ट हमारा 1953 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद बहुत सारे सीरीज ऑफ रिविजन्स हुए हमारे कोड के और अभी प्रेजेंटली हम लोग रिविज़न वी आर इन द 6th रिविज़न IS 456 ईयर 2000 इस जगह पे हम लोग खड़े हैं। तो हमें अल्टीमेटली लिमिट स्टेट मेथड से डिज़ाइन करनी है मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स को, लेकिन लिमिट स्टेट को समझने के लिए कहीं ना कहीं मुझे बेसिक कंसेप्ट ऑफ वर्किंग स्ट्रेस को समझना पड़ेगा। आप फील्ड में जब जाओगे, आप सपोज एक घर बना रहे हो, आपको RCC का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सपोज़ आप एक चिमनी का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, सपोज़ एक ब्रिज बना रहे हो, सपोज़ कोई आप फ्लाईओवर का काम कर रहे हैं, सपोज़ कोई एक हाईवे प्रोजेक्ट्स का काम कर रहे हैं, कोई एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स का काम कर रहे हैं। जितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप एक स्कूल की बिल्डिंग कर रहे हो, आप एक कॉलेज की बिल्डिंग कर रहे हो, आपके अगल बगल आप देखते होंगे कहीं ना कहीं RCC का यूज़ होता चला रहा है। RCC में हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक जो मटेरियल है हमारा वो है सीमेंट और दूसरा हमारा मटेरियल है वो है स्टील। तो मुझे सीमेंट और सीमेंट को और सारे मटेरियल्स लाइक एग्रीगेट हैं, हमारे वाटर हैं, हमारे एडमिक्सचर्स हैं, सैंड हैं, इन सबों को मिला करके हमें एक कंक्रीट चाहिए और दूसरा हमें स्टील चाहिए। इन दोनों को मिक्सअप करेंगे, इन दोनों को यूज़ करेंगे तो मुझे एक कंपोजिट स्ट्रक्चर मिलेगा कॉल्ड RCC रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो मुझे जो चाहिए, सपोज आप एक घर बनाओगे, कहीं ना कहीं आपको एक बीम बनानी पड़ेगी, एक कॉलम बनाना पड़ेगा, एक रूफ बनाना पड़ेगा, एक फाउंडेशन करना पड़ेगा। तो सभी मेंबर सभी कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास कहीं ना कहीं एक कोड फॉलो करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड IS 456-2000। सो राइट डाउन सम पॉइंट्स रिगार्डिंग वर्किंग स्ट्रेस। मैं लिख दिया कि दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन। सो व्हाट इज माय फर्स्ट पॉइंट। सो वर्किंग स्ट्रेस मेथड इट इज introduced in the year
1953. We have three methods of design of RCC structures. First one is working stress method. Second one is ultimate load method. Third one is limit state method. This working stress method was introduced in the year 1953, and this ultimate load method was introduced in the year 1964, and this limit state was introduced in the year 1978. And next one is the series of revisions are first introduced in 1953, then first revision came in 1958, the second revision in 1964, then 1967, 1974, 1978, then 2000. Now the full form of RCC is, what is RCC? RCC का मैं full form हटाया, reinforced cement concrete. हमारे पास जो कोड है, we will be following the code to follow is IS 456 2000. Code to follow is, and this code is headlined as, this code is titled as plain and plain and reinforced concrete code of practice. कहने मतलब क्या है कि जो हमारी कोड है मैं फॉलो करूंगा IS 456 2000. यू शुड हैव हार्ड कॉपी ऑफ IS 456 2000 विद यू. अगर आपके पास नहीं है तो यू शुड हैव अ सॉफ्ट कॉपी इन योर मोबाइल फोन. एंड कोड जब आप ओपन करोगे आपकी फर्स्ट पेज में ही आपको दिखेगी, उसकी हेडलाइन की गई है टाइटल एज प्लेन एंड रिइंफोर्स्ड कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस. बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, क्योंकि जब आप ऐसे इंटरव्यू के बोर्ड में जाते हैं ना, वहाँ एक बहुत बेसिक क्वेश्चन वो लोग कर बैठते हैं कि आपने तो RCC कोड का बहुत यूज़ किया, क्या हेडलाइन किया गया है, किस नॉमेनक्लेचर से उसे बताया जाता है और बोला जाता है, तो लोग बता नहीं पाते हैं. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर दिस इज प्लेन एंड एनफोर्स्ड कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस. प्लेन मीन्स PCC यू कैन से, एंड रेनफोर्समेंट विथ स्टील. प्लेन का मतलब है कि कंक्रीट के साथ only we are using concrete for the construction works like plain cement concrete, but when you are telling reinforced it means that you are providing steel to the concrete. तो अगर प्लेन कंक्रीट का मतलब क्या हो गया कि प्लेन कंक्रीट का मतलब ये हो गया कि प्लेन कंक्रीट का मतलब कंक्रीट इज वेरी वीक इन टेंशन, और कंक्रीट की टेंशन को बढ़ाने के लिए हमें कहीं ना कहीं स्टील प्रोवाइड करना पड़ता है, बिकॉज स्टील इज गुड इन टेंशन एज वेल एज इन कंप्रेशन. तो अगर मैं स्टील इन्फोर्स कर देता हूँ, इसका मतलब कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा हूँ. प्लेन जो हमारी प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, PCC रोड्स आप सुनेंगे विलेजेस में जो बनते हैं PCC रोड्स, वहाँ पे क्या होता है लाइट वेट व्हीकल्स वहाँ पे चलते हैं, इसी वजह से वहाँ पे
रिइंफोर्समेंट ना दे करके सिर्फ कंक्रीट से हम लोग यू कैन से 6 इंचेस 8 इंचेस 10 इंचेस थिकनेस का रोड पेमेंट हम लोग बनाते हैं, तो वहाँ इसकी यूटिलिटी बहुत बढ़ जाती है पीसीसी की, प्लेन सीमेंट कंक्रीट की। और अगर आप देखेंगे जितने भी फाउंडेशंस हैं उसके बिलो द बेस ऑफ द फाउंडेशंस हम लोगों को पीसीसी करनी पड़ती है। आप अगर कहीं घर में अगर फ्लोरिंग का काम कर रहे हो तो भी वहाँ पर एक पीसीसी का एक थिकनेस का मुझे एक फ्लोर करना पड़ता है, सो दैट कि आप आराम से एक फ्लोर तैयार कर सकते हो। इसी वजह से पीसीसी की अपनी इंपॉर्टेंस है और रेनफोर्स कंक्रीट की अपनी इंपॉर्टेंस है। और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि आखिर इन तीनों मेथड्स में डिफरेंसेस कहाँ पे हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड का क्या फिलॉसफी है हमारे पास, अल्टीमेट लोड का क्या फिलॉसफी और लिमिट स्टेट मेथड का क्या फिलॉसफी। जस्ट आई विल गिव यू सम बेसिक आइडिया, और कुछ नहीं है, बेसिक आइडिया से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या करनी है। और दूसरी बात क्या है कि आखिर आरसीसी को वाई वी आर यूजिंग स्टील as a reinforcement material. This is a very important question. And second question is, what are the advantages of using RCC structures? क्या क्या advantages हैं? तो सबसे पहले मैं ये लिखना चाहता हूँ कि what are the advantages of RCC structures? तो मैं पहले वही लिख देता हूँ कि क्या advantage है, then I will discuss the क्यों आखिर हम लोग कुछ तो advantage होगा तभी हम लोग RCC structures का यूज कर रहे हैं। Why we are using RCC structures? Because why we are using RCC structures? तो पहला इसका जो रीजन होगा, फर्स्ट वन इज RCC structures are good in taking tension and compression load, tension and compression load. Second, good in taking earthquake load. Fire resistant. Fourth one, ductility, you can say moldability. You can cast to different shapes. Fifth one is economical. Materials are easily available. easily available. Impermeable mean resistant to seepage of water. आखिर तो क्वेश्चन तो आती है, आखिर आरसीसी हम लोग क्यों यूज करेंगे? इसका मतलब क्या होता है कि आरसीसी स्ट्रक्चर्स इज गुड इन टेकिंग टेंशन एंड कंप्रेशन लोड, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा चीज़ गुड इन टेकिंग अर्थक्वेक लोड, अगर अर्थक्वेक आती है, अगर प्रॉपर्ली आप डिजाइन किए आरसीसी स्ट्रक्चर्स को, बहुत हद तक ये काउंटर कर लेगी। फायर असिस्टेंट, अगर आग लग जाती है तो इतनी आसानी से आरसीसी स्ट्रक्चर्स में आग नहीं पकड़ता है। मोल्डेबिलिटी का मतलब आप किसी भी शेप में कास्ट कर सकते हो। सपोज आप एक रूफ बना रहे हो, आपको फॉर्मवर्क लगानी है, आप उस शेप में कर सकते हो। सपोज आपको एक कॉलम खड़ी करनी हो, आपको कॉलम की एक फॉर्मवर्क लगानी है, वो शेप में आप कर सकते हो। आपको बीम बनानी है, वो शेप में कर सकते हो। आप जिस शेप में चाहो, इफ़ यू हैव डिजाइन प्रॉपरली यू कैन मेक योर स्ट्रक्चर ऑफ एनी शेप। तो मोल्डेबिलिटी होती है उसकी। इकोनॉमिकल का मतलब आपको जब एक आरसीसी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो जो सबसे एक्सपेंसिव मटेरियल है दैट इज योर स्टील एंड योर एक्सपेंसिव मटेरियल इज सीमेंट।
तो सीमेंट की पर बैग की कॉस्ट अगर 50 kg का अगर एक बैग होगा तो द कॉस्ट इज 400 रुपीज़, एंड फॉर 1 ton you can say, or for 1 kg still the cost is 60 rupees, you can say 50 to 60 rupees. So overall if you will see the economy, your material, your RCC is economical, बहुत ज़्यादा ये महंगा नहीं है, मटेरियल्स आर इजिली अवेलेबल। आप कहीं भी इंडिया के किसी कोने में चले जाओ या वर्ल्ड के किसी कोने में आपको सीमेंट मिल जाएगा, आपको स्टील मिल जाएगी, इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ है। अगर स्टील की इंडस्ट्रीज आप देखोगे इंडिया में तो टाटा है आपके पास, IRNL है, बहुत सारे आपके सेल की जो कंपनीज़ हैं और बहुत सारे लोकल ब्रांड्स की भी कंपनीज़ हैं, आपको आसानी से मटेरियल्स मिल जाता है। आप इतने सारे रिवर्स हैं आपको सैंड मिल जाएगा, इतने सारे माइंस हैं आपको एग्रीगेट्स मिल जाएंगे। सो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज़ वेरी इजीली अवेलेबल, यू कैन गेट द मटेरियल वेरी इजीली। इम्परमिएबल का मतलब क्या होता है? इम्परमिएबल का मतलब है कि अगर कहीं वाटर स्टैगनेंट हो जाती है या छत ही होता है तो रेन का टाइम में या बारिश का टाइम में वो सीपेज का चांसेस बिल्कुल नहीं होता है। अगर प्रॉपर अगर बनाया हो, सही स्लोप मेंटेन की हो तो छत से देखो कि सीपेज नहीं होगा। हाँ सीपेज होता है जब आपकी डिज़ाइन प्रॉपर नहीं होगी और कहीं ना कहीं अगर स्टैग्नेशन ऑफ वाटर होगा, अगर वाटर आया फ्लश आउट हो गया तो आपकी सीपेज की चांसेस जीरो हो जाती है। इसीलिए इन सारे एडवांटेजेस को देखते हुए, फायर असिस्टेंट भी है, आसानी से आग नहीं लगेगा, इन सबों को देखते हुए हम लोग आरसीसी का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करते हैं फील्ड में। एक सिविल इंजीनियर्स के लिए अगर आप देखेंगे तो इंटरव्यू के पर्पज़ से, प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से आप देखोगे तो आरसीसी की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। आप एग्ज़ाम्स की बात करो, सपोज आप फॉर द गेट एग्ज़ाम्स, IAS एग्ज़ाम्स, गेट एग्ज़ाम के लिए 5 to 10% इससे यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। IAS एग्ज़ाम में भी अगर आप जाओगे तो सपोज अगर 1100 मार्क्स की एग्ज़ाम है IAS की, तो कम से कम वहाँ पर 100 मार्क्स का ओवरऑल देखोगे क्वेश्चन तो पूछा जाता है। 80 to 100 मार्क्स आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछी जाती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो दूसरी बात आती है कि आखिर जो रिइंफोर्समेंट है, जब मैं कंक्रीट के साथ स्टील ही क्यों मिला रहा हूँ? मेरे पास तो बहुत सारे मेटल्स हैं, हमारे पास एल्युमिनियम है, हमारे पास यू कैन से कॉपर हैं, हमारे पास बहुत सारे मेटल्स हैं, गोल्ड है, प्लेटिनम है। अगर कोई किंग होगा तो वो क्यों स्टील ही यूज़ करेगा? मे बी ही कैन बी यूजिंग सम अदर मटेरियल, बट आपको स्टील के जैसा परफॉर्मेंस कंक्रीट के साथ दूसरे मटेरियल का नहीं है, इसी वजह से हम लोग स्टील का यूज़ करते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सो राइट ऑन व्हाई डू वी यूज स्टील फॉर reinforcement of RCC structures? Why steel is used for reinforcement? First reason is strong bond between steel and concrete. Second one is steel is ductile in nature. It means it gives sufficient warning, sufficient time. It means it gives sufficient time to get away when structure fails. And the third reason is, what is the third reason? The coefficient of thermal expansion of steel and concrete are nearly equal.
सो ये जो 3 रीजन्स हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, और इसी रीज़न के चलते आरसीसी में हम लोग स्टील इन्फोर्समेंट का यूज़ कर रहे हैं, अदर मटेरियल्स या अदर मेटल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि जब आप स्टील का इन्फोर्समेंट करते हो कंक्रीट में, तो कंक्रीट और स्टील के बीच एक परफेक्ट बॉन्ड बनती है। आप इजीली पुल आउट नहीं कर सकते हो अगर स्टील डाल दी हो उस कंक्रीट में। तो एक परफेक्ट बॉन्ड के चलते हमें क्या होता है कि एक परफेक्ट बॉन्ड मिलेगा, अल्टीमेटली हमें स्ट्रेंथ अच्छा मिलेगा। दूसरा चीज़ क्या है, स्टील इज डक्टाइल इन नेचर, इट मीन्स इट गिव्स सफिशिएंट टाइम टू गेट अवे व्हेन स्ट्रक्चर फेल्स। इसकी डक्टिलिटी इतनी अच्छी होती है कि अगर स्ट्रक्चर कोलैप्स करता है तो अगर सडन कोलैप्स कर जाएगा, अगर मटेरियल हमारा डक्टाइल नहीं होगा तो सडन कोलैप्स कर जाएगा। अगर हम घर के अंदर हैं तो मुझे वो टाइम नहीं मिल पाएगा मुझे निकलने के लिए, अगर सपोज कोई स्ट्रक्चर फेल करती है तो। लेकिन अगर मैं मटेरियल ऐसा यूज़ किया हूँ जो डक्टाइल है, तो वो क्या होगा, वो सडन कोलैप्स नहीं होगा। अगर रूफ को गिरना होगा तो सडनली गिर नहीं जाएगा कटकर, देयर विल बी सम क्रैक्स देन सम डिफ्लेक्शन, उसके बाद क्या होगा, वो गिर जाएगा। तो इस डक्टिलिटी का जो इम्पोर्टेंस है बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि सडन फेलियर ना हो, इसी वजह से ये प्रॉपर्टी मुझे बहुत हेल्प करती है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग स्टील एज अ reinforcement material. The coefficient of thermal expansion of steel and concrete are nearly equal. Coefficient of thermal expansion का मतलब है जब टेम्परेचर में डिक्रीज और इंक्रीज होगा तो जितना इंक्रीज होगा स्टील का उतना ही इंक्रीज होगा हमारा कंक्रीट का भी। अगर आपकी कोल्ड रीजन में है तो वहाँ की कॉन्ट्रैक्शन होगी स्टील और कंक्रीट के बीच में, तो वो कॉन्ट्रैक्शन इक्वल होगा स्टील का और कंक्रीट का। दिस इज कॉल्ड योर coefficient of thermal expansion. So this is the basic reason why do we use steel as a reinforcing material. अब बात क्या आती है कि मुझे कुछ बेसिक डिफिनेशन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि जब आप डिज़ाइन करोगे कहीं ना कहीं स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, मॉडुलर रेशियो क्या होता है, इन सब टर्म से आपको यूज़ करना पड़ेगा और डिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सब टर्म्स को देख लेंगे कि क्या आखिर इसका डिफिनेशन है। बेसिक सब लोग हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, या यू कैन से व्हाट इज, यू कैन से स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है, दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज माय स्ट्रेस। एंड व्हाट इज स्ट्रेन हियर, strain is change in length by original length, stress, strain. And the third one is modulus of elasticity. So from Hooke's law, stress is directly proportional to strain, that we know, and stress is equals to modulus of elasticity of, suppose still it is here, into strain. So ES equals to stress by strain, where ES equals to modulus of elasticity, of steel. Suppose I am considering steel here. So this is the basic thing that we will be using again and again. Stress क्या होती है, फोर्स बाय एरिया होती है, और स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर हुक्स लॉ से हम लोग सब चाइल्डहुड में पढ़े हैं बचपन में, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इक्वल्स टू, अगर मैं एक कोएफिशिएंट से इसको इसको रिप्लेस करूँ तो दिस इज माय ES, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील into strain. So your ES, modulus of elasticity of steel, is ratio of stress to strain, and this is nothing else. So when you will design, so what is ES? ES equals to modulus of elasticity of steel is, what is the value? This you have to remember that you know 2 into 10 to the power 5 Newton per millimeter square. बट स्टील की तो बात हो गई, लेकिन जब मैं आरसीसी करूँगा तो मुझे कंक्रीट भी चाहिए। तो कंक्रीट का मुझे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EC? EC मीन्स
modulus of elasticity of concrete, modulus of elasticity of concrete is equals to 5000 FCK. 5000 FCK. What is FCK here? FCK is characteristic strength. Characteristic strength of concrete. So this is where I got this value 5000 FCK. This you will get in the IS 456 2000. So that is my Bible of my for my projects or for my engineering. My Bible is IS 456 2000. So जब आप open करोगे उसको, you will get this value. The value for EC modulus of elasticity of concrete is 5000 root over FCK. FCK is characteristic strength of concrete. अब बात क्या आती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम लोग जानते हैं, और ईसी ये हमें एक नया टर्म मिल गया. अब मुझे एक नया ये एक्सप्रेशन, दिस इज माय न्यू एक्सप्रेशन फॉर अस, ये आपको याद रखनी है. 5000 FCK इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड मैं अभी डील कर रहा हूँ. उसके बाद जब हम लोग लिमिट स्टेट में चले जाएंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 5700 FCK. सो फॉर दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने दिमाग पे डाल लो कि EC जो होता है 5000 FCK होता है. अब बात क्या आती है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है. कैन यू टेल मी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब आप क्यूब की टेस्ट करोगे, सपोज यू हैव टेस्टेड 100 नंबर ऑफ क्यूब्स and the results are not expected to fall below 5%. This is the characteristic strength. So write down the definition कि आखिर characteristic strength क्या है. characteristic strength क्या है? characteristic strength. Strength of concrete below which 5%, below which not more than 5%, not more than 5%, the test results are expected to fall. It is denoted by FCK. It means that FCK का मतलब क्या हुआ? अगर आपने 20, सपोज यू हैव टेस्टेड क्यूब ऑफ कंक्रीट, अगर आप किए होंगे, यू हैव वन सब्जेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी, उसमें हमें पढ़ना पड़ता है कि अगर आप कंक्रीट एक तैयार कर रहे हो तो आपको टेस्ट करनी पड़ेगी, और टेस्ट करने के लिए आपको क्यूब तैयार करना पड़ेगा. तो क्यूब अगर सपोज आपने तैयार किया है एंड यू हैव टेस्टेड 20 नंबर्स ऑफ, सपोज 20 नंबर्स ऑफ क्यूब्स आर हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 20 numbers. The cubes are 20 numbers. 20 numbers cubes. And suppose you have tested for M20 concrete. M20 concrete. I will discuss the meaning of M20 later on. M20 मिक्स है, मैं बताऊंगा अभी क्या है ये नहीं है. अगर आपने M20 कंक्रीट के लिए क्यूब टेस्ट किया है एंड योर सेट ऑफ क्यूब्स आर 20 नंबर्स, 20 हैं, तो आपको M20 कंक्रीट कर रहे हो तो 20 आपको मिनिमम स्ट्रेंथ चाहिए. 28 डेज पर 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का आपको क्या चाहिए? 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेंथ चाहिए 28 डेज, या 20 से ऊपर चाहिए.
तो अगर सबका टेस्ट करते हो, देखते हो ये 20 है या 21, 22, 21, 23, इस तरह से आपकी जितने हैं 20 के 20 क्यूब के आपके डेटा मिल गए। लेकिन 20 ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, इसको अडॉप्ट करने के लिए आपके पास एक लिबर्टी है कि एक ही क्यूब 5%, 20 का 5% कितना होता है, एक होता है। तो एक क्यूब का स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से कम हो सकता है। अगर ऐसा है, then the strength of this cube and this mix is, you will be taking 20 Newton per meter square as a characteristic strength of concrete. अगर 20 क्यूब आपने टेस्ट किया, उसमें देखा कि 19 क्यूब्स पास कर गया and the value is above 20 and 20 Newton per millimeter square, then you can say that कि the design mix that you have done for M20 is okay. एक आपके पास लिबर्टी है कि एक ही सैंपल फेल कर सकता है। अगर आपकी सैंपल 2 फेल कर जाती है, 3 फेल कर जाती है, इसका मतलब आपका जो डिजाइन मिक्स है वो ठीक नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से डिजाइन मिक्स तैयार करना होगा लेबोरेटरी में और फिर से टेस्ट करना पड़ेगा। सो द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज कि यू हैव अ लिबर्टी टू हैव अ फेलियर ऑफ 5% ऑफ योर टेस्ट क्यूब्स, नॉट अबव 5%। 5% तक फेल कर सकता है। कर गया, आपने देख लिया कि हाँ 20 और 20 से ऊपर स्ट्रेंथ है, इसका मतलब आपको रिपोर्ट करना है कि द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मिक्स M20 इज ओके। अगर 5% ज़्यादा फेल करती है, आपका स्ट्रेंथ नहीं है 20। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। सो राइट डाउन एक चीज हमें और यहाँ पे देखना है कि हम लोगों ने देखा कि we have seen 2 elasticities. So what is modular ratio? Modular ratio क्या है? Modular ratio, it is noted by letter M. It is the ratio of modulus of elasticity of steel to the modulus of elasticity of concrete. Very important term. This M, it is noted by letter M, equals to ES by EC. This is very important term. आपका इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा क्योंकि ये कन्वर्जन की तरह काम करेगा। मैं लेटर ऑन बताऊंगा। अभी फिलहाल आप देख लो कि मॉडुलर रेशियो की क्या डेफिनेशन है। So the definition is, it is the ratio of modulus of elasticity of steel to the modulus of elasticity of concrete. ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि जब आरसीसी स्ट्रक्चर्स होंगे तो कंक्रीट के बहुत सारे वेरियस ग्रेड्स यूज होंगे और स्टील के बहुत सारे वेरियस ग्रेड्स यूज होंगे। तो ये क्या क्या यूज होंगे, इनकी नोटेशंस क्या होती है, ये हम लोग पहले देखते हैं। सो राइट डाउन, राइट अबाउट द ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। Grades of concrete. Grades and their characteristic strength. Characteristic strength. तो क्या वेरियस ग्रेड्स हैं हमारे पास? तो टेबल 2 पेज 6 IS 456 2000। सबसे पहला हमारे पास क्या है, वी हैव 3 ग्रुप्स। वन इज ऑर्डिनरी कंक्रीट, सेकेंड वन इज स्टैंडर्ड कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ऑर्डिनरी कंक्रीट में हमारे पास कितने ग्रेड्स हैं हमारे पास?
how many grades are in ordinary concrete? Can you tell me? M10, M15, M20, M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80. And what is M here? Suppose if you want to decide what is M20. So what is M here? M is mix. And what is 20 here? Characteristic strength of concrete. Characteristic strength of concrete. Strength of concrete of cube of size 15 centimeter after 28 days the unit is Newton per millimeter square. So the strength will be strength equals to 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर. जब IS कोड की टेबल देखोगे आप, टेबल 2 पेज नंबर 6, उसमें डिफाइन कर दी गई है कि RCC बनाने के लिए इंडिया में आपके पास 15 नंबर ऑफ ग्रेड्स हैं. You have 3 grades in ordinary concrete, you have 7 grades in standard concrete and high strength concrete में you have 5 grades. ये आपकी दे दी गई है. मतलब अगर आप RCC का कोई भी काम कर रहे हो इंडिया में, M80 से बड़ा का ग्रेड है ही नहीं. M80, M10 से लेकर के M80. अब बात आती है कि ये जो डिजिग्नेट करने का तरीका है, सपोज M10, M15, M20 का मतलब क्या होता है. M20 का मतलब अगर पकड़ के चले, सपोज इफ यू वांट टू डिफाइन M20, इसका मतलब M स्टैंड फॉर मिक्स एंड 20 characteristic strength of concrete of cube of size 15 centimeter after 28 days. The unit is Newton per millimeter square, so the strength equals to 20 Newton per millimeter square. कहने का मतलब M20 का मतलब कि अगर क्यूब की टेस्टिंग 28 डेज पे करते हो किसी भी मिक्स डिज़ाइन का, उसकी स्ट्रेंथ अगर 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या MPa मेगा पास्कल आता है, वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है. इसका मतलब अगर कोई बोलेगा कि M10 का मतलब क्या हुआ, तो ये एक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बताती है और एक मिक्स बताता है. M10 का मिक्स क्या होगा नॉर्मली, M15 का मिक्स या स्ट्रेंथ क्या होगा, M20 का क्या होगा, M25, M30, M35. आप यू कैन डिफाइन M70. M स्टैंड फॉर मिक्स एंड 70 टेल्स अस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज. किसी का भी आप पकड़ के देख सकते हो. तो ये ग्रेड्स को याद करने के लिए हम लोगों ने कोड ये किया है. इसे आप 375 याद रखो यहाँ पर, जस्ट फॉर अ कोड. दिस इज अ कोड टू रिमेंबर 375. मीन्स हमारे पास 3 कैटेगरी हैं, एक ऑर्डिनरी के, दूसरे हमारे पास हैं स्टैंडर्ड के, और तीसरे हैं हमारे हाई स्ट्रेंथ के. तो 375 याद रखोगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि हमारे कोड में 15 ग्रेड डिफाइन कर गई है. 3 + 7 + 5. 3 for this category, 5 for this category, and 7 for this category and 5 for this category. अब बात आती है कि कौन सा ग्रेड को कहाँ पे यूज करोगे. तो जो हमारी RCC काम के लिए कौन सा ग्रेड कहाँ, जैसे कि M10 और M15. M10 और M15 आप प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए यूज करोगे, and 20 is the minimum grade of concrete for RCC works. Very important. So write down. So what you can write here is that क्या आप लिख सकते हैं
लिख सकते हैं आप for PCC works you can do M10, M15, M20 ये आप कर सकते हैं. For RCC work minimum grade of concrete is M20. This is very important point. This is very important. Very important. IS 456/2000 बता दिया है कि किसी भी आरसीसी काम अगर आप करते हो आपका मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होना चाहिए, M20 होना चाहिए. सपोज आप एक कूलिंग टावर बना रहे हो या चिमनी बना रहे हो या न्यूक्लियर प्रोजेक्ट कर रहे हो, वहाँ पे आपकी ग्रेड बढ़ती चली जाएगी. मे बी यू विल बी यूजिंग M30, M35, M40. आपके वो डिपेंड करेगी कितनी आपको स्ट्रेंथ चाहिए. तो अगर पीसीसी काम कर रहे हो कहीं पर भी, सपोज अंडर द फाउंडेशन काम कर रहे हो, M10, M15, M20 आप कर सकते हो. आरसीसी वर्क कर रहे हैं आप, तो मिनिमम आपको ये तो लगाना ही लगाना है. उसके बाद क्या स्ट्रेंथ होगा उस पर डिपेंड करेगा और फिर आपकी ग्रेड बढ़ती चली जाएगी. अगर आपको स्ट्रेंथ M20 से ज़्यादा चाहिए तो यू कैन यूज़ 25, 30, 35, 40, यू आर इंडिपेंडेंट. लेकिन अगर आप प्री टेंशन का काम करना चाहते हो, फॉर प्री टेंशनिंग वर्क के लिए मिनिमम क्या करना पड़ेगा, मिनिमम M40 फॉर पोस्ट टेंशनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज M30. तो वेरियस जॉब्स हैं जहां पर आपको एक ग्रेड फिक्स कर दी गई है कि अगर प्री टेंशनिंग का मतलब क्या होगा, किसी भी मेंबर में टेंशन पहले इंड्यूस कर देना है, लोडिंग के पहले. एक बहुत बड़ा इसकी अलग सब्जेक्ट है, वहाँ आप देखोगे. प्री टेंशनिंग का मतलब हो गया जैसे कि रेलवे स्लीपर्स हो गई, उसकी बनाने की जो तरीका है वो अलग है बिल्कुल. वहाँ पे हम लोग प्री टेंशनिंग करते हैं. बड़े बड़े फ्लाईओवर्स के जो बिम हैं, गडर्स हैं, वहाँ पे हम लोग पोस्ट टेंशनिंग करते हैं. तो अगर आप प्री टेंशनिंग करें, सपोज आप रेलवे स्लीपर्स बना रहे हैं, आपको ग्रेड फॉलो करना पड़ेगा मिनिमम M40. अदरवाइज वो डायनेमिक लोड्स हैं वो सस्टेन नहीं कर पाएगा आपकी स्लीपर. लेकिन अगर आप एक पोस्ट टेंशनिंग का काम कर रहे हैं, अगर कोई गडर बना रहे हैं, सपोज यू आर मेकिंग अ फ्लाईओवर गडर, तो आपको मिनिमम M30 का ग्रेड करना. पोस्ट टेंशनिंग का मतलब है कि पहले कंक्रीट को कास्टिंग कर लो, उसके बाद उसमें पोस्ट कास्टिंग के बाद उस पर टेंशन इंड्यूस करना है. प्री का मतलब कास्टिंग के पहले स्टील में स्ट्रेस को इंड्यूस करना है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. तो आपको समझ में आ गया कि हमारे आरसीसी कोड्स में 15 ग्रेड दे दिए गए हैं. कौन सा ग्रेड कहाँ पे यूज़ करना है मैं आपको बता दिया. कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है मैं बता दिया आपको. अब मैं बात करता हूँ कि जब आप कंक्रीट का काम करोगे वहाँ कुछ ना कुछ एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना पड़ेगा. तो क्या आपको यहाँ पर ये करना है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 3 for bending compression, 4 for direct compression. This is for the concrete one. This is for the concrete. And 1.78 for steel. सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का तो पता ही, मतलब कि अगर मुझे 100 टन लोड कैपेसिटी का एक कॉलम डिज़ाइन करना हो, सपोज कि 100 टन उसकी अलाइबल लोड है, तो मैं इतना कैपेसिटी का बना दूंगा. सपोज अगर मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ कि 3 फैक्टर ऑफ सेफ्टी या 4 फैक्टर ऑफ सेफ्टी, 3 फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो मुझे कॉलम की डिज़ाइन ऐसी करनी पड़ेगी कि वो 300 लोड वो ले सकता है. लेकिन अलाइबल लोड उसके पास कितना होगा, हमारे पास अलाइबल कितना होगा, सपोज 300 उसकी अल्टीमेट लोड है, डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू 100 टन. सो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी. फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब मैं डिज़ाइन का कैलकुलेशन करता हूँ तो बहुत अनसर्टेनिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें सर्टन नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें जो अननोन फोर्सेस हैं वो हम कंसिडर नहीं कर पाते हैं.
इसी वजह से डिजाइनर के पास एक होता है, अपने पास एक ऑप्शन कि कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंड्यूस कर दो स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर भी सेफ रहेगा और डिजाइनर भी, अगर कुछ डिजाइनर से छूटा हुआ है, कुछ अनसर्टेनिटी है, कुछ अगर कंसिडर ना कर पाया, उसको भी वो काउंटर कर सकता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वर्किंग स्ट्रेस में कंक्रीट के लिए हम लोग 3 लेंगे फॉर बेंडिंग कंप्रेशन, मतलब बेंडिंग का जहाँ पर केस होगा वहाँ पर हम लोग 3 पकड़ना पड़ेगा। सबको कहने का मतलब, सपोज इट्स अ बीम इज देयर, सो दैट इज यू कैन सी अ बेंडिंग एलिमेंट, तो आपको वहाँ पर 3 पकड़ना पड़ेगा। कंप्रेशन का मतलब क्या हो गया, सपोज इट्स अ कॉलम, तो आपको क्या है, जहाँ पर डायरेक्ट कंप्रेशन की बात होगी वहाँ पर यू हैव टू टेक द फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4, लेकिन वहीं पर 1.78 का यूज करते हैं हम लोग स्टील के लिए। इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड डिजाइन आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील इज 1.78, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, आपको एकदम फीड कर लेना है दिमाग में, फीड कर लो, क्योंकि डिजाइन करने के समय में ये बहुत काम आने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे परमिसिबल स्ट्रेस की। परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है? परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है हमारे पास? परमिसिबल स्ट्रेस, यही तो मैं बोला अभी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। परमिसिबल स्ट्रेस, यही मैं बोला, अलाइबल स्ट्रेस और परमिसिबल स्ट्रेस। कहने का मतलब आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ तो कुछ होगी, सपोज अगर M20 कंक्रीट था तो 20 होगी, उसके बाद क्या है आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अगर वो बेंडिंग की केस है तो 3 होगी। सो योर परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग कितना हो जाएगा? सिग्मा CBC, एक अब टर्म आ जाएगा आपके पास, सिग्मा CBC, सिग्मा CBC, दिस इज परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, stress in concrete in BC, bending compression, bending compression। और सिग्मा CC एक टर्म्स आएगा आपके पास, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन डायरेक्ट कंप्रेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन, ये आपके पास टर्म आने वाली है। सेम केस है आपके पास स्टील के लिए भी, स्टील के लिए भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी, उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट सिग्मा ST, सिग्मा ST फॉर स्टील, व्हाट यू विल हैव फॉर स्टील, फॉर स्टील you will get a term sigma or sigma ST, permissible stress in steel, permissible stress in steel in bending and you can write, not need to write this, so permissible stress in steel, sigma ST। तो परमिसिबल स्ट्रेस भी आपको समझ में आ गया कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं, यू विल गेट अ परमिसिबल स्ट्रेस। अब मैं बात करता हूँ कि अभी तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट जो होते हैं वो 15 होते हैं, 15 होते हैं, कहाँ कहाँ कौन सा ग्रेड का यूज़ करेंगे वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब मैं बात करूँगा, कंक्रीट तो हो गया हमारे पास, अब स्टील भी तो है। स्टील की क्या क्या ग्रेड्स होती है जनरली जो हम लोग फील्ड में यूज़ करेंगे? व्हाट आर द ग्रेड्स ऑफ स्टील? राइट डाउन ग्रेड्स ऑफ स्टील। एंड टाइप ऑफ स्टील, क्या क्या हम लोग यूज करेंगे? टाइप ऑफ स्टील, क्या क्या हम लोग टाइप यूज करेंगे? टाइप ऑफ स्टील यूज्ड इन RCC work. We have 3 types we will be using. First one is types of steel. First one
we will be using is your mild steel. Mild steel. Second one is your HYSD और CTD. इसका मतलब हो गया हाई यील्ड स्ट्रेंथ, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार और कोल्ड ट्विस्टेड बार, cold twisted bar. And third type is, you can say TMT. It means mild steel, thermomechanically treated bar. Mechanically treated bar, TMT. अगर हम लोग इस देखें तो we can have a column like this and like this. तो हमारे पास माइल्ड स्टील्स हैं. तो माइल्ड स्टील्स में हमें देखना है कि कौन से ग्रेड यूज करते हैं हम लोग. फॉर माइल्ड स्टील माई ग्रेड इज, यू कैन से Fe 250. And what is the grade for the HYSD bar? Fe 415, Fe 500, Fe 550. And for this the grade is Fe 415, Fe 500, Fe 550, Fe 600. इसकी जो नोटेशंस होती है, नोटेशंस वी रिप्रेजेंट बाय लेटर, यू कैन से, और ये प्लेन माइल्ड स्टील होती है. अगर मैं देखूं तो ये इट लुक लाइक्स अ प्लेन बार, जस्ट अ बार, नथिंग एल्स. दिस इज अ प्लेन बार. इसकी आप देखोगे प्लेन बार ना होकर के ये कोरुगेशंस होते हैं इस पे. ऐसे लगाओ, सपोज दिस इज अगर इसको ऐसे देखोगे तो ऐसे 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 ऐसे. सिमिलरली आपके टीएमटी की भी जो शेप होती है और जो इसकी बनावट होती है वो करीब करीब सेम होता है. करीब करीब सेम होता है. आप ऐसे लेकर के जाओ, करीब करीब सेम होता है. और जो फोर्थ इसकी जो डिफरेंस होती है, आप देखोगे लेस स्ट्रेंथ वीक बॉन्ड. इसकी जो लेस स्ट्रेंथ वीक बॉन्ड, हाई स्ट्रेंथ बेटर बॉन्ड, हाई स्ट्रेंथ बेटर बॉन्ड, हाई स्ट्रेंथ बेटर बॉन्ड, इकोनॉमिकल. ये होती है न्यू जनरेशन. हाई स्ट्रेंथ स्टील, weldability, ductility, corrosion resistance, अब मैं बात करता हूँ, पहले मैं इतना बताता हूँ कि क्या आखिर मैं कर रहा हूँ.
जनरली आरसीसी के जब काम करेंगे आप साइट में, आपको इन तीनों तरह के माइल्ड स्टील, इसको हम लोग एमएस बार ही बोलते हैं, एमएस बार, HYSD और CTD बार, द सेकंड टाइप यू विल गेट इन द साइड इज हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड ट्विस्टेड बार। TMT का मतलब, TMT सरिया आप सुना होंगे, TMT का मतलब थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। इन तीनों जब स्टार्टिंग में, सबसे पहले जब आरसीसी काम स्टार्ट हुई है इंडिया में या वर्ल्ड वाइड कहीं भी, इसी स्टील का यूज़ किया गया। उसके बाद देखा गया कि दिस स्टील इज अनइकोनॉमिकल टू यूज दिस बिकॉज मोर वेट ऑफ स्टील इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ आरसीसी स्ट्रक्चर। इसीलिए क्या किया, एडवांस होते गई, इन्वेंशन होता गया, आपके पास HYSD मिल गई, हाई स्ट्रेंथ, हाई यील्ड स्ट्रेंथ। उसके बाद इसकी भी एडवांसमेंट हो गई। इसकी सबसे स्पेशलिटी जो TMT की, ये कोरोजन रेसिस्टेंट होती है। कोरोजन रेसिस्टेंट, कोरोजन रेसिस्टेंट का मतलब अगर कोई कोस्टल एरियाज में या वाटर बॉडी स्ट्रक्चर करते हो तो ये स्टील का यूज़ करना। कोई नॉर्मल काम करते हो ये स्टील का यूज़ करोगे, नॉर्मली आपको यही मिलेगा साइड में। ये स्टील की जो यूज़ होती है ये होता है फॉर टाइज एंड फॉर द मिनिमम रिइंफोर्समेंट, you can say somewhere minimum reinforcement, very nominal reinforcement required, you can provide this mild steel. लेकिन HYSD बार जो है you can write here, and what is Fe250? वहाँ पर क्या था कंक्रीट के केस में M20, M25, M30, M35। लेकिन अब जब आपको स्टील की केस है, स्टील ग्रेड है, वहाँ पर हो जाती है Fe250, Fe415, Fe500, Fe550, Fe415, 500, 550 एंड 600। तो मैं बताता हूँ अभी Fe का मतलब भी क्या है। अभी इसके बाद मैं देखूंगा कि इसका कहाँ पर यूज है। नाउ जस्ट आई वांट टू इरेज दिस कि माइल्ड स्टील का यूज कहाँ पे है, वेयर वी विल बी यूजिंग माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील की यूज जो होती है वो होती है फॉर टाइज ऑफ कॉलम्स, बीम्स and for minimum reinforcement, for normal RCC construction works, RCC construction works, ये normally we will be using for high grade concrete structures in coastal areas, अभी क्या होती है कि आप जब ड्राइंग स्टडी करोगे तो किस तरह का आपका नोटेशंस किया जाएगा। तो फॉर दिस माइल्ड स्टील आपकी नोटेशंस जो होगी वो जस्ट फाई की तरह होगी। फाई इज द नोटेशन फॉर द माइल्ड स्टील। एंड फॉर दिस HYSD बार दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर। सपोज दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर, यू कैन से Fe, write down your notations first. Notations is like tor. So first of all you write down T, you can say T, this is O and this is R from here to here. So my notation is like this for HYSD, and this is or this is also equals to hash, you can say. And for the notation of TMT is also like this. So this is also called tor. Tor, you can say Fe 415, Fe 200, suppose 500. So this is called tor 40, tor 50. सो जब आप ड्राइंग स्टडी करोगे किसी भी आरसीसी कोई भी एक स्ट्रक्चर बनी उसकी ड्राइंग होगी, ड्राइंग में देखोगे कि इस तरह का नोटेशन किया रहेगा। इस तरह का नोटेशन का मतलब क्या है
कि आपकी स्टील इन्फोर्समेंट है लेकिन HYSD बार है। और ये आया कहाँ से? दिस इज फ्रॉम द टॉर। टॉर का मतलब फर्स्ट यू लेटर T, then your O, then you make R from this O, half circle. So this is the HYSD represented like this, and you can represent by hash also. But your mild steel is represented by your phi, and this your TMT is represented by, you can say like this, TOR. और Fe415 को भी हम लोग, और Fe500 को भी टॉर अगर कोई 40 बोल देता है तो भी सही है, कोई अगर टॉर 50 बोल देता है Fe500 को तो भी सही है। तो अभी मुझे एक चीज़ डिफाइन करनी है कि Fe क्या बोल रहा है और 415 क्या बोल रहा है, बिकॉज ऑल द ग्रेड्स आई हैव रिटन हियर। सो लेट मी डिफाइन, सपोज आई वांट टू डिफाइन Fe suppose I want to define Fe 415. What does it mean? So Fe is iron. This is my iron, IRON, iron. And what is this 415? Characteristic strength of steel in न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सो अगर देखोगे Fe415 का मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ हो जाएगी इज इक्वल्स टू 450 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप देखोगे Fe सपोज 500 हो गया, सो व्हाट इज माय कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ? 500 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेड्स ऑफ स्टील। स्टील की क्या ग्रेड होगी? आपके पास 3 कैटेगरी का स्टील अवेलेबल रहेगा, एक माइल्ड स्टील, दूसरा HYSD और तीसरा TMT। माइल्ड स्टील का यूज़ हम लोग नॉमिनल, जहाँ पर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना है बहुत कम, वहाँ पर मैं माइल्ड स्टील यूज़ कर सकता हूँ। और टाइज में, टाइज का मतलब क्या होता है? सपोज मैंने लिखा है कि माइल्ड स्टील के लिए टाइज होती है इस तरह करके, दिस इज अ टाइज, ties of column or beam, column or and beam. यहाँ पर suppose here is the column, so suppose this is my reinforcement, longitudinal reinforcement, this is longitudinal, this is longitudinal. तो ये जो longitudinal reinforcement है ये आपकी मेन स्टील है, आपको प्रोवाइड करनी होगी क्या? HYSD बार। लेकिन ये जो टाइज हैं, जिसे आप लोकल भाषा में रिंग्स भी कहते हैं या स्टीरअप्स कहते हैं, इसके लिए आप माइल्ड स्टील का यूज़ कर सकते हो। लेकिन जहाँ भी मेन स्टील करना हो, कॉलम में, कहीं बीम में करना हो, किसी भी स्ट्रक्चर में करना हो, हमें HYSD बार या TMT यूज़ करना पड़ेगा। TMT का मेन खास जो बात है वो है कोरोजन को लेकर के। TMT इज़ वेरी गुड इन रेसिस्टिंग कोरोजन, दैट्स वाई वी विल बी यूजिंग फॉर वाटर बॉडी स्ट्रक्चर्स एंड कंस्ट्रक्शन इन द कोस्टल एरियाज। So this is all about your grade of steel and grade of concrete. Now we have some provisions given in the IS code. कुछ IS code में provisions दिए हुए हैं IS code के, जैसे कि density of steel कितना पकड़नी है आपको। Important एक नोट है, आप जहाँ भी डिजाइन कैलकुलेशंस के लिए, लोड कैलकुलेशन के लिए हमेशा आपको इसे यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? कि डेंसिटी ऑफ PCC, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, कितना लेना है? 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2.4 टन TO टन्स पर मीटर क्यूब। एंड डेंसिटी ऑफ RCC 25 किलो न्यूटन per meter cube, this is equals to 2.5 tons per meter cube. 1 ton equals to 1000 kg.
अब डेंसिटी ऑफ स्टील कितनी पकड़नी है मुझे, डेंसिटी ऑफ स्टील कितना पकड़नी है, दिस इज इक्वल टू 7850 kg पर मीटर क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू 7.85 टन्स 7.85 टन्स पर मीटर क्यूब। अब मुझे देखना है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इक्वल्स टू 0.7 रूट अंडर एफ सी के। एफ सी के यहाँ पे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को रिलेट करने के लिए मेरे पास आईएस कोड में एक प्रोविजंस दिया हुआ है, द प्रोविजन इज द डेटा इज 0.7 रूट अंडर एफ सी के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये डायरेक्टली पूछ देते हैं कि बताओ कि अगर M30 कंक्रीट है या M35 कंक्रीट है तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी। सो यू विल गेट इन न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर, द वैल्यू विल गेट इन न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर। सो यू नो दैट बिकॉज योर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज इन न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर। सो आपने ग्रेड देख लिया, अब मुझे ये देखना है, अभी तो मैं वर्किंग स्ट्रेस डिस्कस कर रहा हूँ। हमारे पास 3 मेथड्स हैं, फर्स्ट वन इज वर्किंग स्ट्रेस, सेकेंड वन इज अल्टीमेट लोड एंड थर्ड वन इज योर लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन क्या है, व्हाट इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन, ये लिखते हैं हम लोग पहले। अब हमारे पास परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन कितना होगा, ओके राइट डाउन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या है, व्हाट इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड अगर कोई पूछेगा तो इट इज अ मेथड बेस्ड ऑन, इट इज अ मेथड based on, it is a method based on linear variation of stress and strain, elastic theory is followed for the analysis. It is oldest method of design. It is oldest method of design. It is uneconomical method of design. It is conservative method of design. But reliable method. Now come to the ultimate load method. Ultimate load method क्या होते हैं? The design is based on ultimate stress. Very thin section
is very thin section is designed by this method based on plastic theory, not reliable method of design, economical method. Your third one is, first one, second one, limit state method. Combination of WSM and ultimate load method is called limit state method. Presently, this method is adopted for design. Economical method. Successful method. The basic difference between these three methods are, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आप देखोगे तो ये आपकी इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड होती है. इट इज़ वेरी ओल्ड, ये बहुत पुराना मेथड है. इट इज़ वेरी कंजर्वेटिव, इसका मतलब आपको अनइकोनॉमिकल मेथड है. तीसरा चीज़ क्या है, अनइकोनॉमिकल है, कंजर्वेटिव है, लेकिन दिस इज़ वेरी रिलायबल. यह बहुत विश्वसनीय मेथड है. अगर आप इस मेथड से डिज़ाइन करते हो, सपोज एक वाटर टैंक का डिज़ाइन कर रहे हो, तो आपकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी. वाटर टैंक फेलियर होने का चांसेस कम होगा. लेकिन वही अगर वाटर टैंक का डिज़ाइन अगर लिमिट स्टेट से करते हो, उसकी रिलायबिलिटी कम होगी. हाउएवर दिस इज इकोनॉमिकल मेथड. आपकी अनइकोनॉमिकल है ये. अल्टीमेट लोड मेथड, इस मेथड का डेवलपमेंट के बाद आपका आया अल्टीमेट लोड मेथड. अल्टीमेट लोड मेथड में क्या था, ये प्लास्टिक एनालिसिस पे बेस्ड थी. अल्टीमेट स्ट्रेस के ऊपर यह मेथड बेस्ड था. इसलिए यह मेथड इकोनॉमिकल था. थिन सेक्शंस का मतलब बहुत ही छोटे सेक्शंस में काम चल जाएगा. सपोज एक कॉलम बना रहे हो, छोटे सेक्शन में ही काम चल जाएगा. लेकिन क्या था, ये रिस्की मेथड है, नॉट रिलायबल मेथड ऑफ डिज़ाइन. ये मेथड आपकी रिलायबल मेथड नहीं थी और अनसक्सेसफुल रही. इसी वजह से ये अनसक्सेसफुल रहा, ये सक्सेसफुल रहा. इन दोनों को मिला करके इसकी कुछ कमियां थी, इनको हटा करके, इनकी कमियां को हटा करके हम लोगों ने क्या किया, एक लिमिट स्टेट मेथड का इन्वेंशन किया, खोज किया. ये जो लिमिट स्टेट मेथड जो है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड अल्टीमेट लोड मेथड. और प्रेजेंटली दिस इज अ वेरी गुड मेथड, वेरी इकोनॉमिकल मेथड. इस मेथड का ही यूज़ करके हम लोग बीम, कॉलम, स्लैब, जितने भी नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं हम लोग करेंगे. लेकिन अभी भी प्रेजेंटली बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक मैं बताऊंगा कि वाटर टैंक्स, वेरी वनरेबल स्ट्रक्चर, क्योंकि वहाँ पर पानी का मैटर है, सीपेज, लीकेज ये होने का संभावना ज़्यादा है. इसी वजह से हम लोग अभी भी वाटर टैंक का डिज़ाइन, आपका ब्रिज का डिज़ाइन, आपके चिमनी के डिज़ाइन, जो रिस्की स्ट्रक्चर्स हैं उनका अभी भी हम लोग फॉलो करते हैं. वर्किंग स्ट्रेस मेथड से ही करते हैं हम लोग डिज़ाइन. लेकिन जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स वी आर फॉलोइंग द मेथड ऑफ लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन. वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हेन वी विल गो इन लिमिट स्टेट. अभी तो हम लोग बात करेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड का ही. अभी तो मैं बता दिया कि जस्ट बेसिक डिफरेंस क्या है इन तीनों मेथड्स में. और वर्किंग मेथड, इसको समझने के लिए आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड का डिज़ाइन कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है. अब मैं बात करता हूँ कि कोड में कुछ परमिसिबल स्ट्रेसेस दिए हुए हैं. परमिसिबल स्ट्रेसेस का मतलब कि अगर कोई M20 कंक्रीट है, M30 है, M35 है, वो कितनी परमिसिबल स्ट्रेसेस है डिज़ाइन के लिए, कितना परमिट करती है स्ट्रेस. अगर कोई ग्रेड ऑफ स्टील है तो वो कितना परमिट करेगी स्ट्रेस लेने के लिए. वो हमें कोड में क्या किया,
एक टेबुलर फॉर्म में दे दिया है. व्हाट इट इज गिवन इन द कोड इज दैट कि परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन permissible stress in compression permissible stress in compression table 21 page number table 21 page number 81. अगर IS कोड 456/2000 अगर आप फॉलो करेंगे वहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है एक टेबुलर फॉर्म में. सपोज आपके पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है यहाँ पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट यहाँ पर दी हुई है. सपोज यहाँ पर आपके पास सिग्मा CBC और सिग्मा CC M15 सपोज इसमें M15 कंक्रीट M20 M25 M30 up to you can say M80 तक. तो for M15 the value is 10. For M30 the value is 4, 5, 6, 8. The value will be Newton per millimeter square. Newton per millimeter square. This will be also in Newton per millimeter square. ऐसे करेंगे आपको पूरी वैल्यू मिल जाएगी. यहाँ ये कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है. जैसे सपोज नॉर्मली आप जो अभी डिजाइन करोगे आपके सिलेबस में यू विल बी यूजिंग M20 एंड M25 कंक्रीट. उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा CBC मतलब परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन सिग्मा CBC दी हुई है कोड में कि M15 कंक्रीट के लिए 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, M20 के लिए 7 है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, M25 के लिए 8.5 है और M30 के लिए 10 है. आपको अभी जो अपने दिमाग में फीड करना है वो फीड करना है 20 एंड 25. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूजुअली आप इनके साथ इनकाउंटर हो गए. दिस ये वैल्यू आती कहाँ पे है? ये 7 आ कहाँ से रही है मैं ये बता रहा हूँ कि दिस 7 सपोज माई M20 is the characteristic strength and when you divide by 3 you will get approximately 6.67. So this is 7 here. So characteristic strength divided by permissible factor of safety is the value of your permissible stress of sigma CBC means bending में और sigma CC means direct compression में. तो ये वैल्यू आपकी कम होगी क्योंकि आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है ज़्यादा है और इसको थोड़ा राउंड ऑफ कर दिया गया है, इसलिए आपको उतना चिंता करने की बात नहीं है. तो इस तरह की जो वैल्यू है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आपको याद रखना है कि M20 के लिए और M25 के लिए 7 और 8.5 होता है. बस ये वैल्यू आपकी याद रखनी है. अगर CBC का केस होगा तो ये यूज़ कर लेना, CC का केस होगा तो ये और ये यूज़ कर लेना. अब मैं बात करता हूँ परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील कितनी होगी. अगर मैं माइल्ड स्टील यूज़ करता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं SYSD बार यूज़ करता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं 20 मिलीमीटर डायमीटर का जो सरिया होगा या स्टील होगा वो बिलो 20 मिलीमीटर होगा तो क्या होगा, 20 मिलीमीटर एबव होगा तो क्या होगा. ये एक टेबुलर फॉर्म में आपको दी हुई है. सो राइट डाउन अगेन, इट इज रिटन हियर इन दैट एंड देन टेबल 22 परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील टेबल 22 पेज 82. टेबल 22 पेज 82. आगे आइए इसको चेक करेंगे, आपको मिल जाएगा परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील. कितने हैं. तो सपोज हमारे पास डायमीटर का एक कॉलम रहेगा, डायमीटर ऑफ बार, डाया ऑफ बार.
अगर डाया बार अगर लेस देन और इक्वल टू 20 होगा, सॉरी इसे लेस देन और इक्वल टू 20, तब क्या होगा 20 मिलीमीटर यू कैन से। ग्रेटर देन 20 मिलीमीटर होगा तो क्या होगा, अगर हमारे पास यहाँ पर Fe 250 स्टील है, हियर इज माय 250 स्टील, तब क्या होगा Fe 415 स्टील है, इसका मतलब HYSD बार है हमारे पास, दिस इज माय HYSD and this is my you can say mild steel। और ये केस अगर टेंशन का हो, सपोज दिस इज अ केस ऑफ टेंशन, यू कैन से टेंशन, ये दोनों क्या है टेंशन की केस। इसके लिए अगर लेस देन हो तो दिस विल बी 130 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सो 140, दिस इज 140 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, and for this it is 130 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बड़ी लेस देन 20, इसकी आपको पकड़नी पड़ेगी वैल्यू 190 न्यूटन, सॉरी अगेन बीइंग रॉन्ग, 230 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज 190 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और तीसरी अगर कंप्रेशन की केस हो, कंप्रेशन की केस हो तो आपको यहाँ पर पकड़नी है 130 और यहाँ पकड़नी है आपको 190 फॉर सेम हियर फॉर बोथ द केस ग्रेटर देन एंड, इन दोनों के लिए आपको यही पकड़नी है। समझ बता रही मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपकी डायमीटर ऑफ बार मैं क्या टेबल में दी हुई है IS कोड में, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, जो कि नॉर्मली हमारे पास 250 माइल्ड स्टील का और Fe 415 HYSD का मैं डिस्कस कर रहा हूँ। डाया और बार कहने का मतलब आपकी डायमीटर और बार, मतलब ये जो है आप इसी तरह के बार और स्टील यूज़ करेंगे। आप एक एक स्टील की जो लेंथ है फैक्ट्री में वो यू कैन से कि 13 मीटर की होती है। आप कट करके आपको अपने अकॉर्डिंगली आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। सपोज आपकी कॉलम की लेंथ 4 मीटर है, आपको 4 मीटर कट करके उसको इंसर्ट करने डालनी है। तो अगर डायमीटर इसकी, सपोज दिस इज योर स्टील एंड दिस इज द डायमीटर, इसकी डायमीटर अगर 20 मिलीमीटर से कम हो या इक्वल टू 20 हो तो आपकी स्ट्रेस जो होगी टेंशन का केस में, इफ योर मेंबर इज लायबल टू बी इन अ टेंशन, यू कैन से कि उसके ऊपर टेंशन लोड आ रही है, तो टेंशन के केस में आपको 140 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर लेनी पड़ेगी। ये आपको कोड में डिसाइड करके दे दिया है। और अगर ग्रेटर देन 20 हो, इट मीन्स कि आपके डायमीटर जो है ये 20 मिलीमीटर से ज़्यादा है, उस केस में आपको 130 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लेना पड़ेगा माइल्ड स्टील के लिए। सिमिलरली आपको 230 लेना पड़ेगा 415 के लिए, 190 लेना पड़ेगा आपको ग्रेटर देन 20 के लिए। कंप्रेशन के लिए दोनों कंडीशन के लिए, लेस देन 20 एंड ग्रेटर देन 20 के लिए आपको इस केस के लिए 130 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेना है, इसके लिए 190 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेना है। दिस इज न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर। सो दिस डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू कैन से कि दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कॉल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस यू हैव टू रिमेंबर कि 140 और 230 आपके दिमाग में होना चाहिए। सो आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा कि कैसे कैसे सीरीज ऑफ रिविजन्स हुए हमारे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। पहले वर्किंग स्ट्रेस मेथड आया, उसके बाद अल्टीमेट लोड मेथड आया, उसके बाद हमारे पास क्या आया, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन आया। हम लोगों ने वेरियस ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट देख लिया कि 15 ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट होते हैं हमारे, 3 कैटेगरी होते हैं इसके। 375 हम लोगों ने दिमाग में रखने के लिए कोड भी बना लिया कि 3 ग्रेड होते हैं हमारे पास ऑर्डिनरी में, 7 ग्रेड्स होते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड में, और 5 ग्रेड्स होते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में। उसी तरह से हम लोगों ने 3 तरह का स्टील यूज़ कर रहे हैं हम लोग। पहला माइल्ड स्टील, दूसरा HYSD बार और तीसरा TMT का बार। इन तीनों का हम लोगों ने देख लिया कि कहाँ कहाँ यूज़ करना है। तो नॉर्मल वर्क्स के लिए हम लोगों ने HYSD देखा, टाइल्स के लिए हम लोगों ने माइल्ड स्टील देख लिया। उसके बाद अगर कोस्टल एरियाज़ का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ जहाँ पे कोरोजन हो सकता है, वाटर बॉडी स्ट्रक्चर है, वहाँ पे हमें TMT करनी है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डिज़ाइन फिलोसफी कि वर्किंग स्ट्रेस की फिलोसफी क्या है, अल्टीमेट लोड की फिलोसफी क्या है, और
लिमिट स्टेट की फिलॉसफी क्या है। हम लोगों ने देख लिया कि परमिसिबल स्ट्रेसेस हमारे स्टील के कितने होते हैं, अगर हमारा 20 मिलीमीटर बाहर के नीचे होगा तो क्या होगा, अगर ऊपर होगा तो क्या होगा। हमें पकड़नी है 140 फॉर द माइल्ड स्टील, 230 फॉर द HYSD बार। हम लोगों ने ये भी देख लिया कि M20 M30 जितने भी वेरियस ग्रेड्स हैं, M स्टैंड फॉर मिक्स बोलते हैं हम लोग, और 20 जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है। सारे डिफिनेशंस उस हम लोगों ने कर लिया। दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will be discussing about design of singly reinforced beam by working stress method. Thank you very much. Stay safe, stay healthy, stay motivated. Thank you. Jai Hind.